हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। जो अपनी बच्चों प्रारंभ नीट सीरीज चल रही है उसमें अपन जीओसी का 11th क्लास का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आई एम होपिंग कि आप सब ने बाकी के जो सारे लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उनके असाइनमेंट को सॉल्व करा होगा और जितने भी टेस्ट हुए वो टेस्ट भी दिए होंगे, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता चलता है? अच्छा, मान लो अगर आप पढ़ रहे हो, पूरी 8th क्लास पढ़ ली, 9th क्लास पढ़ ली और डिग्री ना मिले, क्या कोई मतलब है? नहीं। वैसे ही जो आपको टेस्ट देने से पता चलेगा कि कितना पानी में हो, कितना आपने कर लिया है सिलेबस, क्या चीज है जिसको प्रिपेयर करना है, तो ये सब बेसिक नॉलेज सिर्फ आपको टेस्ट दे सकता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझो और टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट जो सीरीज है हमारी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत सारी चीजें मिल रही है, उसके साथ में असाइनमेंट मिल रहे हैं, अनोटेटेड पीडीएफ्स मिल रहे हैं, तो उसको आप ले सकते हो और जो आपकी प्रिपरेशन है उस पर 4 चांद लगा सकते हो। तो आइए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक्स अपन यहाँ डिस्कस करने वाले, हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता क्या है बच्चों? हाइड्रोकार्बन जो अब जैसे आप डेली लाइफ में भी केरोसिन का ऑयल यूज करते हो उसमें हाइड्रोकार्बन है, फिर आप प्लास्टिक की बात करो उसमें हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन को पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि वो डेली लाइफ की चीजों में अपने इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जो अपना फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है दैट इज एल्केन, इसको डिस्कस करेंगे। और एल्केन किन किन चीजों से प्रिपेयर हो रहा है वही अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे वो एल्कीन एल्काइन से प्रिपेयर होता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन से होता है, फिर रिडक्शन ऑफ हैलाइड से प्रिपेयर होता है, फिर रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद Na जिसको वुड्स रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो? वुड्स रिएक्शन। तो वो भी इसी के अंदर आने वाली है। फिर आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्रेगनाक रिएजेंट से कैसे एल्केन प्रिपेयर होता है, ये ओवरऑल अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं यहाँ पर, तो मैं सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो अपन ने पढ़ा था ऑलरेडी आईयूपीएससी में, मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और मैंने आपको एक बहुत बेसिक चीज बताई थी कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बारे में मैंने बताया था कि इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। एक था एलिफेटिक, ठीक है, और जो दूसरा होता था वो आपके क्लोज चेन होते थे। और इसको आप ओपन चेन क्लोज चेन से भी लिखते थे। तो ओपन चेन जो होते हैं वो आपके एलिफेटिक हो गए और जो क्लोज चेन वाले थे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इसी में फिर मैंने बताया था कि जो एलिफेटिक होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एक होता है आपका एल्काइन। क्या मुझे इनके फॉर्मूलेस बताने की जरूरत है? अपन इतना कुछ डिस्कस करके आ चुके हैं, मगर फिर भी फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं एक बार। CnH2n+2 ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स होंगे। जब एल्कीन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे। और जब अपन बात कर रहे हैं एल्काइन की तो ये होता है CnH2n-2 और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लोज चेन की। तो जो क्लोज चेन होते हैं ना बच्चों, वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है एलिसाइक्लिक, जैसे एलिफेटिक होता है वैसे ही क्या एलिसाइक्लिक। इसका मतलब क्या है? इसमें साइक्लिक रिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 5 कार्बन की हो गई, 6 कार्बन की हो गई, साइक्लो एल्केन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, या ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये सारे आपके साइक्लिक एलिसाइक्लिक में आएंगे। और दूसरे होते हैं आपके एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे होते हैं बच्चों? एरोमेटिक भी साइक्लिक कंपाउंड ही है, मगर वहां पर क्या है, डबल बॉन्ड्स है और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। जैसे कि आपकी बेंजीन की रिंग हो गई, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो गया, या फिर ये आपकी जो 5 मेंबर्ड रिंग है ये हो गई और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो गया। तो इस तरीके से अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में वहां पर डिस्कस कर चुके थे। आज जो अपन मेनली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो होगा बच्चों एल्केन। इसको अपन यहाँ पर मेनली डिस्कस कर रहे हैं, एल्केन को, ठीक है। तो एल्कीन में अपन क्या पढ़ेंगे? एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों की ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो एल्केन का अपन को बेसिक आइडिया है कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। तो इसका कोई भी एग्जाम्पल अपन उस टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अपन देखेंगे वो देखेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से ये बनाया जाता है। फिर अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अपन इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, दैट इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे इसकी
कि ये किस किस के साथ में रिएक्शन शो करता है और क्या क्या नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये अपन ओवरऑल आज एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करेंगे सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि एल्केन को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसके मेथड है, ये आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एल्केन की। एल्केन के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे चुकी हूँ, एक बार और देख लेते हैं। एल्केन कंप्राइजेस द सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन, बहुत बेसिक सी बात है। CnH2n+2 सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और दे कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये सब बेसिक बातें अपन कर चुके हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपना जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइन से कैसे प्रिपेयर करते हैं अपन एल्केन को, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन को कैसे प्रिपेयर करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले से, ठीक है। तो यहां पर सिंपली क्या लिख रखा है, व्हेन एल्कीन्स एंड एल्काइन आर कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड in the presence of a metal catalyst, alkane is formed and the addition of hydrogen is sin। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात करी गई है कि जब भी अपन एल्काइन और एल्कीन को लेंगे तो वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन। अब आप बोलोगे मैम ये नई चीज क्या है? अरे यार नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? हाइड्रोजन एड हुआ है। और सिर्फ आपने क्या करा है, डबल बॉन्ड के अंदर, यहां पर देखो डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड के अंदर यहां पर ये वाला डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, सिर्फ H2 और कैटलिस्ट को डाला और यहां से आपका क्या है, एल्केन आपको मिल गया। मैम ऐसे तो समझ नहीं आया। आइए चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं एल्केन के प्रिपरेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे वो एल्कीन और एल्काइन से पढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एल्कीन ले ली, ठीक है, और इस एल्कीन में मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक कैटलिस्ट लिया। अब एक चीज आती है कि मैम कैटलिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, अपन को सिर्फ हाइड्रोजनेशन ही करवाना है, यहाँ H2 को सिर्फ डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अपन कैटलिस्ट क्यों ले रहे हैं? तो कैटलिस्ट क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर जो रिएक्शन है इसको स्पीड अप कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया निकिल, कुछ भी ले सकते हो आप, या तो निकिल ले सकते हो या पैलेडियम ले सकते हो या प्लेटिनम ले सकते हो, इन तीनों में से कोई सा भी कैटलिस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको उसके मैकेनिज्म समझा रही हूँ कि किस तरीके से ये होगा। तो सबसे पहले तो आपने कोई सा भी कैटलिस्ट लिया, H2 लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया H2 और निकिल, ठीक है। अब क्या करूंगी, यहां से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है बच्चों ये ब्रेक हो जाएगा और साथ ही में यहां पर ये H और H आपका अटैच हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है, सिंपली अगर देखें तो ये वाला जो बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ है और H जुड़ गया है, यही हुआ है, इस बॉन्ड को ब्रेक करा है और H और H को जोड़ दिया है, यही करा है। अब समझते हैं इसके मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैकेनिज्म बताती क्या है अपन को कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ कैसे है, एग्जैक्टली कौन से बॉन्ड टूटे होंगे, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पिक्चर बन गई, ठीक है, पर पिक्चर में क्या मेहनत लगी है, किसने क्या काम करा है, वो कैसे समझ में आएगा जब आप उसका बैक साइड देखते हो। तो वैसे ही अपन ये प्रोडक्ट बन तो गया, पर कैसे बना है वो सब समझने के लिए मैकेनिज्म को देखते हैं और आइए डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो जो ये आपका हाइड्रोजन होता है H2, ये जाएगा निकिल के पास। अब निकिल की क्या होती है, इस तरीके से ये आपका कैटलिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये निकिल है ना। अब ये इसके पास गया और ये क्या करता है, इससे लूज बॉन्ड बना लेता है। लूज बॉन्ड मतलब यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है यहाँ ना इसके पास कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, लूज बॉन्ड के लिए मैं ऐसा करती हूँ, डैश डैश से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ इसको, हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये डैश 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 डैश, इस तरीके से ये क्या करता है बच्चों, बॉन्ड्स बना लेता है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो बॉन्ड्स है वो वीक बॉन्ड्स है, वीक बॉन्ड और लूज बॉन्ड यहाँ पर वो बना लेता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड बना लिया इसने, इसका काम हो गया। अब ये क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पर अपने एल्कीन के पास में। किसके पास जाएंगे, एल्कीन के पास में, एल्कीन के पास गए, ठीक है। एल्कीन, जब एल्कीन ने देखा कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका ये सरफेस है और यहाँ से ये H के लूज बॉन्ड है। अब जैसे ही मैंने एल्कीन को इस सरफेस पे डाला जो कि थी निकिल की सरफेस, निकिल का यहाँ पर सरफेस था कैटलिस्ट का, तो ये यहाँ पर क्या होता है, इससे भी बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। और इससे बॉन्ड बनाने में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है जो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी। देखो ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये निकिल का सरफेस, ठीक है। अब देखना यहाँ पर जो बॉन्ड टूट रहे होंगे उनको मैं अलग से रिप्रेजेंट करूंगी और जो बन रहे होंगे उनको अलग से रिप्रेजेंट करूंगी।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां से तो इसने अपने लूज बॉन्ड्स बना रखे हैं। अब जब अपन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था ना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये तो याद है ना सबको, H2 ऐसे होगा, H और H। तो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ये वीक बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इंट्रैक्शन हो रही है, ऊपर से भी इंट्रैक्शन हो रही है, तो ये क्या होता है, टूटना स्टार्ट कर देता है। तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको मैं यहाँ पर इससे बता रही हूँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर जो एल्कीन थी, एल्कीन का जो एक तो सिंगल बॉन्ड था, जो डबल बॉन्ड था, वो भी ब्रेक हो रहा है। दोनों पे मैंने बी लिख दिया, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। अब यहाँ पर जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं उनको मैं यहाँ पर ऑरेंज से बताती हूँ। अब देखना यहाँ पर जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो कौन से बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। देखा, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, और इस जगह क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही है। तो इस स्टेट को आप बोल देते हो ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल देते हो बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जहां पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या मैं इसको यहां पर शॉर्ट में लिख दूं, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आ गया समझ में कि क्या एग्जैक्टली हो रहा था। ये निकल क्यों यूज करा था, ताकि क्या कर ले, यहां से निकल की सरफेस पे वो हाइड्रोजन अटैच हो जाए, और जो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड का बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाए, और फाइनली ये एल्कीन से अटैच हो जाए। और यहाँ पर इस ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। अब आगे क्या होता है, जैसे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, आपको डायरेक्टली यहां से ये मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। मतलब प्रोसेस अपन को समझ में आ गया कि यहाँ पर अपन निकिल क्यों यूज कर रहे थे, ताकि वो उसको एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा था। इसको आप ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर क्या है, आपका ये मॉलिक्यूल है एल्कीन का, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर जैसे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे उनके बीच का बॉन्ड है, उसको यहाँ पर इस निकिल की सरफेस पे रख दिया, ठीक है। अब फिर क्या करा, इसी सर्विस पे एल्कीन को भी लेकर आई। जैसे ही एल्कीन को लेकर आई तो इन दोनों ने इंटरेक्शन करा, तो जो इसके बीच का बॉन्ड था वो टूट गया, और इसके भी बीच का जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, और दोनों ने साथ ही में क्या कर दिया, यहां से एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इधर बॉन्ड का ब्रेकिंग हो गया, और फाइनली जो आपको मिला, जो आपको चाहिए था वो मिल चुका है। दैट इज क्या मिल गया बच्चों, आपको एल्केन मिल गया। तो अब प्रोसेस से समझ में आ गया कि हुआ क्या होगा एग्जैक्टली। तो आइए ऐसा करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अपन, कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस रिएक्शन के, तो सबसे पहली चीज तो आपने देखी, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ है। ये चीज मैं जीओसी में बता चुकी हूं कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो या तो वहां पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, कार्बन आयन बनते हैं, या कार्बोकेटायन बनते हैं। पर इस केस में देखा अपन ने कि कोई भी यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज आपको पता चली, यहां पर जो अपन ने कैटलिस्ट लिया है उससे क्या हो रहा था, वो आपको एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा था। और जब भी कोई सरफेस फिनोमिना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एडजॉर्प्शन। तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन अकर्स, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों अकर्स हुआ है ये, क्योंकि यहां पर एक सरफेस फिनोमिना हो रहा है। जब भी सरफेस फिनोमिना, सरफेस इन्वॉल्व होगा ना बच्चों, तो एडजॉर्प्शन ही बोलेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है। तो सरफेस फिनोमिना हुआ है, यहाँ पर एडजॉर्प्शन हुआ है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पर अपन इसके कुछ और पॉइंट्स देखें, तो अगर अपन देखें तो कैटलिस्ट क्या कर रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा था, ठीक है। अब बच्चों अपन देख रहे थे कि जो कैटलिस्ट यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा था, तो क्या ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रही है। तो बिल्कुल बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इस रिएक्शन के लिए, वो यहाँ पर डिपेंड करती है एक और चीज पे, जो कि होता है स्टीरिक हिंड्रेंस। आप बोलोगे मैम स्टीरिक हिंड्रेंस आपने 1-2 बार समझाया तो है, पर इस केस में कैसे लग रहा है, आइए अपन यहाँ पर इसको समझते हैं। इसको ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर बहुत बल्की ग्रुप है, जैसे ये कार्बन कार्बन की एल्कीन है, ठीक है। एक तरफ तो हाइड्रोजन है और एक तरफ मैंने क्या करा, यहाँ पर CH3 लगा दिया,
ठीक है, ये एल्कीन है और मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया। अब जो मैं यहाँ पर वो सरफेस ले रही थी निकिल का सरफेस और यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब जैसे ही ये सरफेस पे आएगा तो बॉन्ड तो इसको बनाना है, इस एल्कीन को बनाना है, बॉन्ड तो इसको बनाना है। इसके और इसके इंटरेक्शन के बीच में ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ये आ जाएंगे और ये क्या करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस लगाएंगे उसको सरफेस पे जाने के लिए। और इसकी वजह से मैं बोल रही हूं कि स्टीरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पर एक रोल प्ले करेगा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। अगर कोई ऐसा बल्कि एल्कीन आप ले लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर पूछूं कि ऐसा केस तो सिर्फ एल्कीन के केस में ही पॉसिबल है, क्योंकि जो आपका एल्काइन होता है वो तो क्या होता है, लीनियर होता है। एल्काइन सबको पता है C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, इसमें यहां पर सिर्फ एक ही बॉन्ड अटैच हो सकता है। आप CH3 कर दो या कितना भी बल्कि ग्रुप अटैच कर दो, रहेगा तो वो लीनियर ही। ये कैसा ग्रुप है, लीनियर है। और ये कैसा है, ये आपका ट्राइगोनल प्लानर है। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसमें अगर मैं यहाँ पर बल्कि ग्रुप भी लगा दूं मगर वो आएगा तो लीनियर ही है ना, बल्कि ग्रुप भी लीनियर ही यहाँ पर ही प्रेजेंट है, तो फिर वो किसी भी तरीके से हिंड्रेंस नहीं लगाएंगे। तो अगर यहाँ पर अपन एक और पॉइंट ऐड करना चाहें कि जो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होती है इज मोर फास्टर इन केस ऑफ एल्काइन देन एल्कीन। एल्कीन के केस से एल्काइन में ज्यादा रिएक्शन रेट होती है। मतलब अगर मैं किसी ऐसे कंपाउंड की बात करूं जहां पर मैंने एल्कीन भी दे दिया और एल्काइन भी दे दिया तो नॉर्मल सी बात है एल्काइन को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी क्योंकि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। रीजन मैं आपको समझा चुकी। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चंस की, तो आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, देखो वही निकल पैलेडियम प्लेटिनम कुछ भी दे देगा वो, और यहाँ पर आपसे H2 दे देगा। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड दे रखा है, सिंपली क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के CH3 बनाना है। मैकेनिज्म समझा चुकी हूं, हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं समझाऊंगी, मैकेनिज्म पर समझ चुके हैं कि ये इससे अटैच होगा, ये इसकी सरफेस पे जाएगा निकल पैलेडियम वाली सरफेस पे और जाकर वहां पर क्या करेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज अपन ने नहीं लिखी है उसको भी ऐड कर लेते हैं। यहां पर लिख देती हूं मैं, 4 मेंबर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये पूछ लेगा वो कि यहाँ पर 4 मेंबर्ड, कुछ ऑप्शंस दे दिए और बोल दिया 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इस प्रोसेस में फॉर्म होती या नहीं होती, तो आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। अच्छा, जो ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ना, इसको अपन सिंपल से ऐसे लिख देते हैं, 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूंगी इसको MTS। ठीक है, तो ये इसको शॉर्ट में याद रखना, इज फॉर्म्ड। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना कि यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है साइक्लिक, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं MCTS। ठीक है, क्या बोल दूंगी मैं इसको शॉर्ट में, MCTS। फॉर एग्जाम्पल 4 मेंबर के लिए बात कर रही हूं तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो यही आपका क्या हो जाएगा, MCTS। तो आगे जाके मैं अगर शॉर्ट में लिखूं MCTS तो समझ जाना उसका मतलब है 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन, जब अपन ने ले लिया यहाँ पर एल्कीन और यहाँ पर एक आपका CH3 दे रखा है, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहां से मैम ये बॉन्ड टूटा होगा और बॉन्ड टूट के क्या है, एक H और H लग जाएगा, मतलब यहाँ जो फॉर्म होगा वो होगा CH3 CH2 CH3, यही बनेगा आपका। बिल्कुल सही है, यहां पर भी एक H आ गया, यहां पर भी एक H आ गया और ये आपका कंपाउंड बन गया। यार ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल थे, कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की यहां पर अपन बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या करोगे, वही सिंपल सी चीजें, सबसे पहले सिंपल एग्जांपल ही लेंगे। सिंपल सी चीज है मैम, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ोगे, हाइड्रोजन को अटैच करोगे तो यहां से जो बनेगा वो ये बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसा करती हूं, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, एक 5 मेंबर्ड रिंग ली और यहां पर मैंने क्या करा, CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या करा है मैंने, CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया, क्या कोई दिक्कत की बात है, एल्कीन तो अभी भी बाहर ही है, यहां से भी क्या करोगे, तोड़ के हाइड्रोजन तोड़ के यहां पर क्या कर दोगे, CH
और यहाँ पर CH3 और CH2 लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आई। क्या करा, सिंपली बॉन्ड को तोड़ दिया। अब ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। फॉर एग्जांपल आपने ये बॉन्ड लिया, यहाँ पर आपने क्या करा, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। ट्रिपल बॉन्ड लेने पे मैंने यहाँ पर लिखा H2NI। सभी केस में ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है तो क्या ऐसी रिएक्शन हो गई, क्या नहीं हुई है, H2NI करा है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को समझो, अगर मैं यहाँ पर दो बॉन्ड्स को तोड़ रही हूं तो इसका मतलब मैंने H2 और NI के कितने मोल्स लिए होंगे, 2 मोल्स। तो अगर वहां पर लिखा हो नहीं लिखा हो, ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि मैंने यहाँ पर 2 मोल्स ही लिए होंगे, क्योंकि बॉन्ड्स कितने हैं, 2 है। तो यहां से तोड़ोगे तो एक H यहाँ चाहिए, इसको तोड़ोगे तो एक H यहाँ चाहिए। तो किसका मतलब कितने बॉन्ड, कितने मोल्स लगे हैं, 2 मोल्स लगे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। ये कब याद रखनी है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी कराऊंगी ताकि समझ में आए कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है कि जब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है तब याद रखना है कि 2 मोल्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसको समझ ही लेते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर मैंने बोल ही दिया है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया और मैंने आपको दे दिया H2NI और सिर्फ यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 मोल। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, कंडीशन दे दी कि जो H2NI है वो मेरे पास सिर्फ 1 मोल ही है। अब मैं पूछ रही हूँ इनमें से किस जगह पे रिएक्शन करवाओगे और कितने बॉन्ड्स तोड़ोगे। तो मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जो एल्काइंस होती है उसकी जो ROR होती है वो ज्यादा होती है एल्कीन से। मतलब नॉर्मल सी बात है, जो बॉन्ड टूटेगा वो तो एल्काइन का ही टूटेगा। मगर क्या है यहाँ पर दिक्कत कि 3 बॉन्ड है और अपने पास क्या है, H2NI सिर्फ 1 है। इसका सिंपल सा मतलब है सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड टूट के यहाँ पर H और H आएगा। मतलब इससे जो कंपाउंड बनेगा मिलकर वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है कि जब भी 1 मोल दिया गया और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड साथ में है तो ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, इसलिए वो पहले रिएक्ट करेगा। और अगर एक ही मोल है तो मतलब एक ही बॉन्ड टूटेगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिख देती, यहाँ पर अगर मैं कंडीशन दे दूं कि जो H2NI है वो मैंने एक्सिस में कुछ नहीं लिख रखा, या मान लो कुछ नहीं लिख रखा, या मैंने लिख दिया एक्सिस में, तो इसका नॉर्मल से मतलब है सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो इस तरीके से कुछ सिंपल एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। अब ये तो बात हो गई कि यार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अटैच हो रहा था। आप सभी के मन में क्वेश्चन आया होगा कि मैम ऐसा क्यों नहीं हुआ यहाँ पर कि आपने जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अटैच करा है वो सेम साइड ही क्यों करा है, ये सेम साइड ही क्यों करा है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन ऊपर, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये बात तो मैं पहले बता चुकी हूं, अपन ने पढ़ा भी था कि यहाँ पर सिन एडिशन होगा। सिन मतलब सेम साइड एडिशन होगा। मगर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसको समझते हैं और थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री पे चलते हैं। स्टीरियो अभी जस्ट खत्म करिए तो बच्चों को थोड़ी बहुत तो याद होनी ही चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री को समझते हैं, ठीक है। और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इस केस में सिन एडिशन ही हो रहा है। आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा केस कब बनेगा, जब आप सिस और ट्रांस की बात करोगे ना। सिस ट्रांस के बारे में पहले ही बता चुकी हूं, जब दोनों तरफ बल्कि ग्रुप हो तो सिस होगा और जब ऑपोजिट साइड हो तो ट्रांस होगा, ठीक है। ये आपका सिस होता है, ये आपका ट्रांस होता है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं सिस एल्कीन की और जब अपन बात कर रहे हैं ट्रांस एल्कीन की, ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं यहां पर वापस सिस एल्कीन की और फिर बात कर रहे हैं ट्रांस एल्कीन की। अब मान लो यहां पर मैं 2 केस ले रही हूं, 2 में तो मैं क्या करवा रही हूं, सिन एडिशन करवा रही हूं, मतलब दोनों ही साइड सेम साइड में एडिशन करवा रही हूं। और एक में मैं क्या कर रही हूं, एंटी एडिशन करवा रही हूं। इन दोनों में मैं क्या कर रही हूं, एंटी एडिशंस करवा रही हूं। तो अब मैं पूछ रही हूं अब क्या यहां पर बनेगा, तो जो यहां पर बनेगा बच्चों उसको बोलते हैं इरिथ्रो। इरिथ्रो वैसे जो है वो अपन स्टीरियो में ही डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं रिएक्शन के साथ में बताना चाह रही थी। जैसे इरिथ्रो और थ्रियो में क्या डिफरेंस होता है, आइए समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर इरिथ्रो की, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, कोई भी ग्रुप है मेरा R1 है और यहाँ पर R2 है। अगर मैं यहाँ पर H लगा रही हूँ, OH है और मान लो इधर OH है और ये दोनों सेम साइड है,
ये दोनों क्या है, सेम साइड है, तो मैं क्या बोल दूंगी, दोनों ग्रुप की। अच्छा यहाँ पर डी और एल में डिफरेंस समझो, डी एंड एल में क्या कर रहे थे अपन, एक ही ग्रुप की बात कर रहे थे कि एक OH अगर राइट हैंड साइड में है और एक OH लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ अगर दोनों सेम साइड है तो मैं उसको बोल दूंगी एरिथ्रो। क्या बोल दूंगी, एरिथ्रो। और अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो दोनों ही ग्रुप है वो क्या है, आपके ऑपोजिट साइड है, मतलब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, एक OH इस तरफ और एक OH इस तरफ, मतलब ऑपोजिट साइड दिख रहे हैं आपको दोनों, यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट साइड है, तो मैं इस केस में इसको बोल दूंगी 3O। क्या बोल दूंगी, ये कैसा केस है, 3O का केस है। तो ये 7 चीजें समझ में आनी चाहिए, एरिथ्रो क्या होता है, 3O क्या होता है। तो जब भी आप बात करोगे यहाँ पर सिस एल्कीन की, तो सिस एल्कीन से क्या बन रहा है बच्चों, एरिथ्रो बन रहा है, याद रखना, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं ट्रांस एल्कीन की, तो ट्रांस एल्कीन से बनेगा 3O। यहां पर अगर आप सिस एल्कीन में एंटी एडिशन भी करवा रहे हो तब आपका बनेगा 3O, और यहां पर बन रहा है एरिथ्रो। इस चीज को बच्चों बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये कर लिया, कोई भी अगर रिएक्शन आप करोगे यहाँ पर एल्काइन और अल्कीन का हाइड्रोजनेशन की, तो वो गलत नहीं निकलेगी। सिर्फ ये जो पॉइंट्स मैं बताती जा रही हूं उनको डिस्कस, उनको याद रखना, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं एक सिस एल्कीन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है और H है, ठीक है। मैं कैसी एल्कीन है, सिस एल्कीन है, मुझे इसका एडिशन भी सिन करवाना है, ठीक है। क्या करूंगी, सिन एडिशन में सेम साइड लगाऊंगी यहाँ पर, और सेम साइड लगाकर अगर मैं इसको यहाँ पर मैं इसको अगर फिशर की फॉर्म में बनाऊं, तो ये आपका जो यहाँ पर ग्रुप था वो आ गया, ठीक है। ये आपका जो ग्रुप है यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूट के यहाँ पर H और H लग जाएगा, ठीक है। H और H लगने के बाद जो बनेगा वो मैंने उसको फिशर की फॉर्म में बना दिया। तो मान लो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आपका CH3 है, यहाँ पर तो आपका कार्बन है CH3, यहाँ पर जो मैं दोनों ग्रुप लगाने वाली हूं उसको देखो, वो भी यहाँ पर क्या होंगे, सेम साइड है, आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखती हूँ, एक सिस का एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रांस का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सिस का एग्जांपल ले लिया, CH3 यहाँ पर H और एक अपन ट्रांस का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 है और ऑपोजिट साइड में CH3 है, ठीक है। दोनों में ही मैं यहाँ पर सिन एडिशन ही करवा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से एरिथ्रो और 3O बना के बताऊंगी कैसे बनते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया D2Ni, H2 की जगह मैंने उसका आइसोटेप ले लिया, ड्यूटेरियम ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए, दिक्कत तो नहीं आएगी, हाइड्रोजन की जैसे ही ड्यूटेरियम को अटैच करना है बस, ठीक है। अगर मैं इसका यहाँ पर क्लीवेज करूंगी इस बॉन्ड का, तो एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है इस केस में, तो एक D और एक D अटैच कर दूंगी, यहाँ पर भी सेम होगा, क्लीवेज होगा और एक D और एक D अटैच हो जाएगा। अब मैं इसको एरिथ्रो और 3O वाली फॉर्म में लिख रही हूँ, उसको चेक करना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, यहां पर मैंने क्या करा बच्चों, यहां पर D दोनों सेम साइड आ गया, सेम साइड आते इसको क्या बोल दूंगी, क्या हुआ है, ये एरिथ्रो फॉर्म हो चुका है आपका। क्या फॉर्म हो चुका है, एरिथ्रो। मतलब सिस एल्कीन से क्या बना है, यहाँ पर जब आपने एल्कीन सिस ली है तो क्या बना है, एरिथ्रो बना है। और वैसे ही जब मैं ट्रांस एल्कीन ले रही हूं तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, मैंने बताया था 3O बनेगा, मतलब जो ये D है ये ऑपोजिट साइड होंगे, और ये ऑपोजिट साइड होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3O बन रहा है। तो समझ में आ गया जो मैंने वहां पर ब्रैकेट में बताया था कि याद रखना इस चीज को कि सिस से एरिथ्रो बनेगा, ट्रांस एल्कीन से 3O बनेगा, एंटी एडिशन कराओगे तो भी 3O बनेगा सिस में, और ट्रांस में यहाँ पर क्या बनेगा, एरिथ्रो, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से भी बता दी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर साइक्लिक रिंग में एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड ले लिया, है ना। अब साइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है और आपको क्लीवेज करना है, नॉर्मल सी बात है, इस बॉन्ड को तोड़ोगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अटैच कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसकी स्टीरियो को समझना, मान लो मैंने यहाँ पर H2Ni ले लिया, ठीक है, तो मुझे पता है जो मैं अटैच करूंगी वो सिन एडिशन होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए, क्योंकि एल्कीन में भी आपको दिख रहा है ये दोनों सेम साइड है। यहाँ पर क्या है, CH3 और CH3 ग्रुप है, दोनों
सेम साइड है, तो इसका मतलब मैं जो एडिशन करूंगी उसमें भी मेरा सेम साइड ही लगेगा। और अगर सेम साइड लग रहा है तो क्या बनना चाहिए, इसको मैं ऐसा करती हूं, जो भी मेरा यहाँ पर ग्रुप है उन दोनों को सेम साइड ही करना है। ऐसा नहीं कि दोनों जो CH3 उनको ऑपोजिट कर दो, दोनों को क्या करना है, सेम साइड ही करना है, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है आपको सेम ही साइड लगे हुए हैं। अब जो यहाँ पर आप H लगाते हैं वो अंदर की साइड लगते हैं, तो उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, डैश से यहाँ पर आपने H और H यहाँ पर लगा दिए, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये यहाँ पर अपन ने इसके जितने पॉसिबल केसेस हो सकते थे सब चीजों को समझ लिया है। आइए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर रिडक्शन करा रहे हैं विथ रेड बी एंड HI। रेड बी और HI जो होता है ना बच्चों, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसमें देखो आपने क्या करा है, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एक कार्बोक्सिलिक को एसिड कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोस ग्रुप बोलती थी मैं इसको। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप किस में कन्वर्ट करो, RCH3 का, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग तो हुआ ही होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर इतना बड़ा ये यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं कर सकता कि एक RCOH स्ट्रॉन्ग ग्रुप से एल्केन बना दे, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही सही। तो यहाँ पर क्या करा है इसने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करा है, यहाँ पर RCH3 बना दिया, सिंपली एल्केन बना दिया रेड बी और HI के प्रेजेंस में। सेम यहाँ पर जब कीटोन का केस लिया तो भी सेम हुआ, कीटोन में रेड बी HI डाला और यहाँ पर क्या बन गया, CH2 बन गया, मतलब समझ में आ गया। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो बच्चों यहां तक ये समझ में आ गया कि ये क्या करता है। अब मैं अगर यहां पर आपको बताना चाहूं कि जो रेड बी और HI इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप नहीं छोड़ता, मतलब अगर मैं यहां पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूं, मैकेनिज्म वगैरह सब डिस्कस करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूं। सबसे पहली बात तो है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है अभी बताऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ता, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। सेकेंड चीज हो जाएगी वही चीज जो मैं बोल रही हूं, इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, ऑलमोस्ट एवरी फंक्शनल ग्रुप। अब देखना, अब मैं बताऊंगी आपको कि ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अभी अपन ने क्या एग्जांपल लिया था, यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर कीटोन ले लिया CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3। मान लो मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड में इतने से ग्रुप एसिड एल्डिहाइड ले लो, सॉरी एसिड हैलाइड ले लो CH3Cl, एसिड हैलाइड ले लिया। मान लो अमाइड ले लो, किसी को भी मत छोड़ो, अमाइड भी ले लिया, अमाइड ले लिया, एसिड हैलाइड ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। आप ऐसा करो, ये भी क्यों छोड़ रहे हो, साइनाइड ले लो, ठीक है, ये भी मत छोड़ो, ऐसा करो अल्कोहल ले लो, किसी को भी नहीं छोड़ता बच्चों, ये किसी को भी नहीं। इन सब से क्या बनेगा, यहाँ पर एक ही चीज बनेगी, दैट इज CH3CH3। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सोचो कि ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ रहा। यहां पर सिर्फ क्या करना है, आपको रेड बी HI डालना है और रेड बी HI से जो बनेगा वो आपने देख लिया, सिर्फ एक ही चीज, ये सारी की सारी रिएक्शन से क्या बन रहा है, एक ही चीज बन रही है, दैट इज एल्कीन। अब बात याद पर आती है कि मैम कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं लेते आप। जैसे अगर अपन बात करें, मैं अगर इन केस में कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ले लूं, जो मेरा ये कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड वाले केस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लूं, जो अपन आगे पढ़ेंगे अभी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सारे ये भी ऑलमोस्ट सारों को रिड्यूस करता है, मगर ये अल्कोहल में रिड्यूस करता है, अपन को किस में चाहिए, एल्केन में, ठीक है। या फिर मैं कोई ले लूं, सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है बच्चों आपका NaBH4, वो ले लूं, ठीक है। अभी आपने एक रिएजेंट पढ़ा था H2 और निकेल, ये ले लूं, ये सब क्या करेंगे, यहां से अल्कोहल बना देंगे।
मतलब ये रिड्यूस तो करेंगे मगर अल्कोहल बनाएंगे। अपन को क्या चाहिए, एल्केन। तो एल्केन के लिए अपन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, जो ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ लिख दिए हैं, सभी को रिड्यूस करके एल्केन बना रहा है। एक केस है बच्चों इसका इंपॉर्टेंट, वो ये है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल वाला केस होता है ना, इसमें ये क्या करता है, प्रेफर नहीं करता रेड PHI को। और उसका रीजन यहाँ पर होता है कि ये क्या कर देता है, जैसे रेड PHI लेते हैं ना जब अपन, तो यहाँ पर ये तो बना ही रहा है, C2H6 तो बना ही रहा है, साथ ही में ना यहाँ पर C2H5I मतलब एक यहाँ पर एल्काइल हैलाइड भी बना देता है। तो इसी के लिए अपन इस केस में इसको कम प्रेफर करता तो है, ऐसा नहीं कि इसको रिड्यूस नहीं करेगा, रिड्यूस करेगा, पर अपन अल्कोहल के केस में इसको कम प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां से ये एल्काइल हैलाइड भी बना देगा। तो अपन को अगर एल्केन चाहिए तो अपन देखो सारे के सारे ऑलमोस्ट मैं ग्रुप ले चुकी हूँ, नाम भी लिख देती हूँ इनका। चलो यहाँ पर मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फिर मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया कीटोन, फिर ले लिया एल्डिहाइड, किसको छोड़ा है इसने, किसी को भी नहीं छोड़ा है बच्चों। यहाँ पर एसिड हैलाइड ले लिया, ठीक है, अमाइड ले लिया, सभी से इसने सिर्फ एक ही चीज बनाई है, एल्केन। मतलब बच्चों देख लो इसका प्यार सच्चा है एल्केन के लिए, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, बस क्या कर रहा है, एल्केन बना रहा है। वहां पर देखो साइनाइड ले लिया, अल्कोहल ले लिया, सब में ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज बना रहा है, दैट इज एल्केन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखा था ना, वो अब समझ में आएगा कि इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट एवरी फंक्शनल ग्रुप, सारे फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है। अब बात आती है मैकेनिज्म की, तो आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे आपने कोई सा भी यहाँ पर ग्रुप ले रखा है, कार्बोनिल ग्रुप ले रखा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप ले रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपने डाला रेड PHI और साथ में आप इसको हीट भी करते हो, ठीक है, हीट कंडीशंस भी लगा लेना, रेड PHI को हीट करा तो यहां से जो बन रहा है आपका CH2 एल्केन मिल रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं इसका क्या पढ़ते हैं बच्चों, मैकेनिज्म देखते हैं। आइए इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। यार ऐसा क्या ये यहाँ पर खेल खेल रहा है कि सबको रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखना आप, जैसे ही जो आपका HI है, 2HI ले लो, ठीक है, 2 नहीं वैसे तो एक्चुअल में 4HI होते हैं, अभी देखेंगे मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। नंबर से आपको तब फर्क, मैकेनिज्म जैसे समझ में आ गया, नंबर फर्क में भी समझ में आ जाएगा कि कितने HI लिए होंगे इसको ये बनाने के लिए, ठीक है। मैकेनिज्म को समझो, 2HI लिया तो यहां से क्या करता है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका I2 रिलीज करता है। अब ये जो आपका नेसेंट हाइड्रोजन होता है ना बच्चों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये यहाँ पर क्या करता है, ये जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसके अंदर यहाँ पर आप 2H डालोगे तो देखना यहाँ पर ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देता है, इस बॉन्ड को तोड़ के एक H और एक H यहाँ जोड़ देगा। जैसे ही यहाँ पर एक H लगा, यहाँ पर ये लगा और अल्कोहल बन गया। मगर ये रुकता नहीं है, ये बोलता है मेरे पास तो इतने नेसेंट हाइड्रोजन है, लेते जाओ। दोबारा इसने नेसेंट हाइड्रोजन को लिया और दोबारा रिडक्शन कर दिया। अब फिर क्या होगा, अब भी यहां से रिडक्शन हुआ और एक H यहाँ और एक H यहाँ, और रिड्यूस होके क्या मिल गया आपको, वही जो मैं बात कर रही थी, एल्केन और साथ में H2O। तो समझ में आया यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है। देखो सबसे पहले HI ब्रेक हुआ, इसने 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनाए। अब एक्चुअल में इस मैकेनिज्म के लिए अगर मैं पूछूं कि कितने अपन को हाइड्रोजन की जरूरत है या HI की जरूरत है, तो आपको समझ में आ गया टोटल अपन को 4 HI की जरूरत है। मैकेनिज्म समझोगे अपने आप, जो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपको मोल दे देगा, वो कि 1 मोल ही दे रखा है रिएजेंट का, तो वो सब कुछ आपको मैकेनिज्म से ही समझ में आएगा। देखो 2HI से 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनाए, 2 नेसेंट हाइड्रोजन ने जो C डबल बॉन्ड O का डबल बॉन्ड है उसे तोड़कर यहाँ पर बना दिया अल्कोहल, और अल्कोहल बनने के बाद दोबारा वो रुका नहीं, 2 नेसेंट हाइड्रोजन और दिए और साथ ही में एल्केन पे जाकर वो रुक गया, और जो अपन को फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था वो भी एल्केन था, तो जो कि आपको मिल गया। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कराने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने इतने सारे ऑलरेडी लिख कर दे दिए, तो ये क्वेश्चन ही थे, बस सबसे बन एक ही रहा था। पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगी फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है इसकी। जैसे मान लो मैंने ग्लूकोज, जब अपन बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, कोई मैंने यहाँ पर बायोमोलिक्यूल से कुछ भी यहाँ पर ले लिया, बहुत ही बड़ा आपका ये मॉलिक्यूल है, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ से मैंने लगा दिया COH H, यहाँ पर भी देखूंगी तो यहाँ पर OH H, यहाँ पर भी OH H और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। ऐसे ही मैंने बहुत बड़ा सा एक कंपाउंड ले लिया और मैंने यहाँ पर डाल दिया रेड PHI,
मैंने कहा यार बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होगा, पर इतने सारे को कैसे यहाँ पर रिड्यूस करेगा? अल्कोहल है, देखो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको, अल्कोहल दिख रहा है और कीटोन दिख रहा है, और इतने सारे अल्कोहल और कीटोन, इन सबको भी रिड्यूस करके पता है क्या बनेगा? ये जो सांप दिख रहा है ना आपका, ये सारे के सारे सिर्फ कार्बन की चेन रह चुकी है। एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन थे, देख लो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ये 6 कार्बन की चेन से इसने एक जिगजैग पैटर्न बना दिया। मतलब इसकी पावर आपको समझ में आएगी कि कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है बच्चों। देखो इसने यहाँ पर इतने बड़े मॉलिक्यूल को भी एक जिगजैग लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब सिंपली एक कार्बन की सिंपल चेन जो होती है ना एन हेक्सेन, उसमें कन्वर्ट कर दिया इसको। क्या बोलोगे इसको? एन हेक्सेन। इतने बड़े कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो रेड भी एचआई तो अपन को समझ में आ गया, इससे स्ट्रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं। चलो आइए बात करते हैं इसी में ही, जब अपन एल्डिहाइड के कीटोन की रिडक्शन की बात करेंगे तो अपन 2 रिएक्शन पढ़ते हैं। जब भी बच्चों मैं यहां पर बोलूंगी कि मुझे एल्डिहाइड है, ठीक है, या फिर कीटोन है, और मुझे इन दोनों का रिडक्शन करना है और रिडक्शन करके मुझे एल्केन बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 चीजें हमेशा डिस्कस करूंगी। और वो जो 3 यहाँ पर रिएक्शन है बच्चों, उन रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। सबसे पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, ये जो आप रिडक्शन पढ़ रहे हो ना बच्चों, ये जो रिडक्शन अपन पढ़ने वाले हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, तो बच्चों इसी में अपन जो 3 चीजें पढ़ने वाले हैं वो है एक तो क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें अपन जिंक मरकरी अमलगम यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना इस रिएक्शन को याद करते ही क्लिक करना चाहिए जिंक मरकरी। ठीक है, फिर अपन जो यहां पर पढ़ेंगे वो है वुल्फ किश्नर। बच्चों ये जो भी आपकी रिएक्शन होती है ना, नेम रिएक्शन, जिनका ये नेम होता है, इनके लिए एक अलग कॉपी बनाना या एक अलग चार्ट पेपर बना दो। उस चार्ट पेपर में सारी नेम रिएक्शन आनी चाहिए, और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है सारी नेम रिएक्शन को लिखते जाओ। मैकेनिज्म मत लिखो, मैकेनिज्म के लिए एक अलग आपकी थ्योरी कॉपी है, सिर्फ एक नेम रिएक्शंस लिखते जाओ और उनके रिएजेंट क्या यूज कर रहे हो और उनका काम क्या है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज लिखते जाओ। फिर आ गया वुल्फ किश्नर के बाद एक और रिएक्शन होती है आपकी, जिसको बोलते हैं मोजिंगो रिएक्शन। नाम से तो ऐसा लग रहा है मैम ये क्या हो रहा है, ये मजे मजे क्या, मोजिंगो रिएक्शन क्या है? ऐसा ही कुछ है बच्चों। अभी देखना भी यहाँ पर क्या होता है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, CHO हुआ, कीटोन हुआ, इन सब को सिर्फ क्या करते हैं, एक सिंपल एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी वही करेगा, C डबल बॉन्ड O को यहाँ पर एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, और ये भी वही करेगा, C डबल बॉन्ड O को यहाँ पर एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इन सब का काम एक ही है, एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मगर जो यहाँ पर रिएजेंट यूज हो रहे हैं हर एक केस में वो डिफरेंट है। अगर मैं रिएजेंट की बात करूं, ये तो हो गया इसका फंक्शन, कि फंक्शन क्या कर रहा है, तो ये सिर्फ जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनको एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं रिएजेंट की, तो क्लेमेंसन में आप लोगे जिंक मरकरी, और जिंक मरकी अमलगम बोलते हैं इसे, और साथ ही में यहां पर आप एसिड मीडियम लेते हो, H+ लेते हो। ठीक है, अब अगर वुल्फ किश्नर की बात कर रहे हो, तो वुल्फ किश्नर में आप लेते हो N2H6, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NH2NH2। ठीक है, और इसके साथ में आप लेते हो OH- आयन, मतलब कि बेसिक मीडियम लेते हो। और जो बच्चों यहां पर आपका होता है मोजिंगो रिएक्शन, यहां पर आप एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेते हो। अब बोलोगे मैम ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या है? मान लो मैंने कोई रिएक्शन करवानी हो, रिएक्शन में जो कार्बोनिल कंपाउंड है मैं चाहती हूं वो रिड्यूस ना हो। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप है और मैं चाहती हूँ कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस ना हो, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, वहां पर एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाती हूँ जो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर जैसी रिएक्शन होती है मैं उसको हटा देती हूँ। तो वो जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। इस केस में बच्चों में यहां पर लेती हूं ये SH, इसको क्या बोलते हैं, थायोएसिटल। क्या नेम होता है इसका, थायोएसिटल। ठीक है, और यहां पर देखना मैं यहां पर क्या लगाऊंगी बच्चों, साथ ही में इसके लूंगी राने निकल।
राने निकिल क्या होता है ये अपन ने पढ़ा था। वहां पर जो मैं निकिल यूज कर रही थी तो यहाँ पर रिडक्शन के लिए राने निकिल, जब इसको हटाना होगा रिटिंग ग्रुप को तब मैं राने निकिल यूज करूंगी। तो ये सब इसमें जो रिएजेंट यूज हो रहे हैं वो है। तो इसके फंक्शन क्या है वो समझ में आ गया और इसका रिएजेंट क्या है वो समझ में आ गया। तो जब भी कोई रिएक्शन कंफ्यूजिंग लगती है ना तो उसको ऐसे ही करो, उन तीनों रिएक्शंस को एक साथ लिख दो, या 4 रिएक्शन है या इससे ज्यादा भी हो तो एक चार्ट बना लो और सबके वहां पर क्या करो फंक्शन लिखोगे और साथ ही में जो रिएजेंट यूज हो रहे हैं वो लिखोगे। रिएजेंट को चाहो तो यहाँ पर ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। और ताकि इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। तो इसी तरीके से आपकी जो नेम रिएक्शन की कॉपी बननी चाहिए वो भी कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए। तो आइए अब डिस्कस करते हैं जो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्लेमेंजन रिडक्शन। क्या होता है, जिंक मरकरी और साथ में आप एक एसिड यूज करते हो, कंसंट्रेटेड HCl यूज कर लिया और इसका फंक्शन क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में चेंज कर देता है, ठीक है। यहां पर क्या लिया आपने, एक कीटोन ले लिया, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O ले लिया और इस रिएक्शन में जैसे ही जिंक मर्क्यूरी अमलगम डाला CH3 बन गया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, सिंपली जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो CH2 में कन्वर्ट हुआ है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। और ऐसा ही यहां पर जो आपका केस होता है वो होता है बच्चों वुल्फ किश्नर का। वुल्फ किश्नर में जो रिएजेंट यूज करते हो वो होता है NH2 और साथ ही में जो मीडियम यूज होता है वो होता है बेसिक मीडियम OH-, ठीक है, यही यूज करा है। अब क्या करा यहाँ पर, मान लो आपने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, यहाँ पर आपने कीटोन ले लिया, ठीक है। कीटोन में जैसे ही NH2 डाला क्या बन गया, एल्केन बन गया और N2 गैस बाहर निकल गई और साथ ही में क्या करा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से क्या हुआ, एल्केन मिल गया। वही चीज जो अपन ने बात करी थी वही हुआ है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करूं मैं, फॉर एग्जांपल ये आपका C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपने क्या डाला NH2 और OH- आयन और यहां से क्या निकल गया आपका यहाँ पर CH2 या फिर आप सिंपली बोल दो CH2 यहां से एल्केन बन गया, ठीक है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो आइए इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन ने ले लिया ये कार्बोनिल कंपाउंड, इसके अंदर मैंने क्या करा, हाइड्राजीन डाल दिया, NH2 हाइड्राजीन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको डाला। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना ये रिप्लेस हो जाएगा, यहां से H2 निकल जाएगा और H2 निकलकर जो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा वो होगा हाइड्राजोन। क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड ONNH2, यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन जो इस कार्बोनिल कंपाउंड का है और यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन थे उनसे यहाँ पर क्या हुआ, H2O बाहर निकल गया और ये वन बन गया, ठीक है। अब क्या करा यहाँ पर आपने, सिंपली जो आप हर एक केस में करवा रहे हो, जो बॉन्ड है उसको क्लीव करोगे और H और H लगा दोगे, इधर भी H इधर भी H, मतलब दोबारा क्या बन गया यहाँ पर, एल्केन और साथ ही में आपका जो NH2 था वो बाहर निकल गया, N2H6 बाहर निकल गया। तो ये इसका मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये होता है। मगर यहाँ पर क्या होता है, एक सिंपल सी चीज होती है बच्चों, वो ये कि जब आप इसको यहाँ पर करवा रहे होते हो ना तो यहाँ पर जो बनता है उसको बोलते हैं कार्ब अनायन और कार्बन इंटरमीडिएट यहाँ पर एक बन जाता है, दैट इज कार्ब अनायन। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्ब अनायन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन और कार्बन आयन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पर कौन फॉर्म होता है, कार्ब अनायन। और आपको पता ही ये रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, बेसिक मीडियम में होती है। मतलब अगर मैं पूछूं ये रिएक्शन कैसी है एक्चुअल में, तो ये क्या है, एसिड सेंसिटिव। मगर कोई एसिड वाला अगर आप ग्रुप ले लोगे ना तो वहां पर रिएक्शन कुछ अलग हो जाएगी, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिड सेंसिटिव रिएक्शन। और ऐसा ही केस आप क्लेमेंजन के बारे में भी कर सकते हो, क्योंकि क्लेमेंजन कैसी रिएक्शन थी बच्चों, क्लेमेंजन अपन ने देखा था यहाँ पर एसिड वाली रिएक्शन थी, ठीक है, एसिड यूज हो रहा था। तो इस रिएक्शन के लिए मैं एक पॉइंट लिख सकती हूँ, ये कैसी रिएक्शन है, बेस सेंसिटिव, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं अपन जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है, दैट इज मोजिंगो रिएक्शन। मोजिंगो रिएक्शन में मैंने आपको अभी बताया, मोजिंगो में क्या होता है, सेम ही चीज हो रही है, सारे के सारे केस में 3 रिएक्शन में सेम ही चीज हो रही थी। C डबल बॉन्ड O जो है उसको यहाँ पर आप थायोएसिटल यहाँ पर यूज करते हो और साथ ही में राने निकल
और क्या कर देते हो, इसको रिड्यूस कर देते हो यहाँ पर CH2 एल्केन में। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। जब भी आपको C डबल बॉन्ड O जो होता है ना, इसको प्रोटेक्ट करना होता है, तब भी अपन इसको यूज करते हैं। तो ये जो आपका होता है यहाँ पर क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है, वही चीज H2O बाहर निकल गए। यहां से जो इसके दोनों हाइड्रोजन थे और जो ये ऑक्सीजन था, ये यहाँ पर क्या कर लेते हैं, H2O बना लेते हैं और H2O बाहर निकल जाता है और ये यहाँ पर आके जुड़ जाता है, जैसा कि सेम उस केस में हो रहा था। अब क्या होता है, वही चीज जो वहां पर हो रही थी, क्लीव कराओगे और H यहाँ लगा दोगे, H और H यहाँ लगा दोगे, तो क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। और साथ ही में जो आपका निकला था वो दोबारा निकल जाएगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को कराने के लिए जिस रिएजेंट का यूज करते हो वो है रानी निकल। ठीक है, रानी निकल। तो ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये आपको तीनों रिएक्शन अच्छी से समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा कंपैरिजन करके बताया है कि क्या आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन होता है, क्या आपका वुल्फ किश्नर होता है, क्या मोजिंगो रिएक्शन होती है। तो आइए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है रिडक्शन बाय हाइड्रोजन हैलाइड। अब क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन हैलाइड से इसका रिडक्शन देखेंगे। इसमें क्या कर रहे हो, सिंपली आप कोई अल्काइल हैलाइड ले रहे हो, ठीक है, और यहां पर आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो। और रिड्यूसिंग एजेंट देख लो क्या यूज कर रहे हो, मेटल और एसिड। देखो मान लो आपने जिंक यूज कर लिया तो उसके साथ HCl, यहाँ पर आपने एसिड यूज कर लिया इसके साथ HCl, Fe यूज कर लिया तो HCl, और यहाँ पर क्या करा Zn, और यहाँ पर भी एक आपने क्या करा, एसिड ले लिया। ये एसिड किसका सोर्स है, H+ का ही सोर्स है, तो सारे एसिड तो H+ का ही सोर्स है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंपली जो अपना H है, सोर्स है ये हाइड्रोजन का, सोर्स ऑफ क्या है, ये एसिड क्या है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन का सोर्स है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन क्या होगी, यहां से आपका एल्केन फॉर्म हो जाएगा। मतलब अगर मैं अपन सिंपली बात करें इस रिएक्शन की, तो कोई भी अगर आपका RX है तो उससे आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर आपने रिड्यूसिंग एजेंट डाला या H+ का सोर्स डाला विथ अ मेटल, और आपने क्या करा, वहां से RH बना लिया। मतलब यहां पर आपको एक मेटल डालनी है प्लस कोई H+ का सोर्स डालना है, और यहां से आपका RH एल्केन बन जाएगा। अब बात करते हैं सिंपली इसके मैकेनिज्म की कि ये किस तरीके से होता है। आइए बात करते हैं इधर इसके मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो अपन क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड का, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये बच्चों दो तरीके से हो सकता है। एक तो अभी अपन ने देखा कि अपन क्या कर रहे थे, किसी मेटल को ले रहे थे और साथ ही में एसिड को ले रहे थे। यही देखा अपन ने, मेटल और एसिड से हो रहा था। तो अगर मेटल और एसिड से रिडक्शन हो रहा है तो RX लिया है, RX में आपने एक मेटल डाला है Zn, और साथ ही में आपने HCl डाला है, मतलब H+ का सोर्स डाला है। उससे सिंपली अगर मैकेनिज्म यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, बस ये सिर्फ बॉन्ड टूटा है और H और H जुड़ गया है, तो क्या बन गया, RH बन गया, और साथ ही में HX आपका निकल गया। तो यही रिएक्शन यहाँ पर हुई है, और कोई रिएक्शन यहाँ पर सिंपली मतलब मैकेनिज्म की इसका बहुत ही सिंपल इसी तरीके से हुआ है। तो ये तो अपना फर्स्ट केस हो गया, जब अपन ने क्या करा है, यहाँ पर कोई मेटल ली है प्लस साथ में कोई एसिड का सोर्स लिया है, सॉरी H+ का सोर्स लिया है, मतलब कि एसिड लिया है, और इसको आप सिंपली ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई H+ का सोर्स लो तो वो भी हो सकता है, और बस साथ में आपकी कोई मेटल होगी। ठीक है, Zn हो सकती है, Sn हो सकती है, Fe हो सकती है, ये सारी की सारी मेटल्स आपके प्रेजेंट हो सकती है इस केस में। अब इसका जो एक और केस आता है वो भी आता है जब अपन एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन की बात कर रहे हैं, और सेकंड केस में अपन यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज करने वाले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूं जब रिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। रिडक्शन में अपन इनके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, पर अभी अगर अपन डिस्कस करें यहाँ पर, तो दो तरीके के आपके रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अभी भी मैंने बताया था, एक तो होता है LaH, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और एक होता है आपका SBH, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, सोडियम बोरो
हाइड्राइड। और अगर मैं बोलूं इनको फॉर्मूले के बेसिस पे आप कैसे लिखोगे, तो इसको लिखते हो LiAlH4 और इसको लिखते हो NaBH4। इस तरीके से ये आपको दिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो मान लो आपने क्या करा, यहाँ पर RX लिया और RX के अंदर आपने इसको डाला यहाँ पर LaH, तो इससे क्या बनेगा, सिंपली आपका एल्केन RH फॉर्म हो जाएगा। वही मैकेनिज्म, जो बॉन्ड टूटेगा H और H जुड़ जाएगा। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, जब अपन LaH के केस की बात कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो वो जो इंपॉर्टेंट केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप 1 डिग्री RX लोगे तो क्या बनेगा, RH ही बनेगा। जब आप 2 डिग्री RX ले रहे हो तब भी क्या बन रहा है, RH ही बन रहा है, सिंपल एल्केन। पर जैसे ही आपने 3 डिग्री RX लिया तो यहां से आपका चेंज हो जाएगा, यहां पर एक एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, एल्कीन बन जाएगी। इसीलिए मैं इस केस को यहीं पर पढ़ा रही हूं, ताकि आपको एक ये सिंपल सी बात याद रहे कि यहाँ पर जब 1 डिग्री 2 डिग्री RX ले रहे हो तो एल्केन ही बन रहा है, मगर 3 डिग्री RX लेते ही एल्कीन बन गई। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। मान लो आपने लिया CH3CH2Cl, ठीक है, आपने यहाँ पर डाल दिया LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या LiAlH4 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, वही बात जो मैं बोल रही थी, एल्केन बच जाएगा, CH3CH3 बन जाएगा, और यहाँ से जो बॉन्ड है मैम वो टूट गया होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर H आ गया होगा, और इससे जो बना है वो HCl, इसका बाय प्रोडक्ट बन गया होगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 डिग्री RX की। मान लो आपने यहाँ पर 3 डिग्री RX ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, Cl ही ले लिया। ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री था। अब 3 डिग्री में क्या करा आपने, अगेन LaH डाला। अब यहां पर क्या होगा ना बच्चों, इसकी अगर मैं यहां पर बताऊं तो ये क्या करेगा, इस Cl को यहाँ के जो H होगा ना उसके साथ में यहां पर निकालेगा। अपन इस वाले केस में क्या कर रहे थे, जो H यूज कर रहे थे वो इसका यूज कर रहे थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। मगर जब अपन 3 डिग्री RX ले रहे हैं तो जो H है वो इस वाले कार्बन का यूज हो जाएगा, और यहां से फिर क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस तरीके से आपका कंपाउंड मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक एल्कीन बन जाएगा। इस तरीके से आपको रिडक्शन करवाना है, याद रखना। ऐसा ही अपन केस पढ़ लेते हैं जो अपना दूसरा था, SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड का केस। तो हो तो इसमें भी सेम ही चीज रही है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, कोई भी RX ले रहे हो, RX में आपने SBH डाला और RH एल्केन बन रहा है। पर यहाँ पर भी वैसे ही रिएक्शन कंडीशंस होती है जब अपन 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री RX लेंगे। मतलब मान लो आपने 1 डिग्री RX लिया तो ये रिएक्शन ही शो नहीं करता। 2 डिग्री RX लोगे या फिर 3 डिग्री RX लोगे तो उसी केस में रिएक्शन करेगा, और उस केस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वही सिंपल सी चीज RH एक एल्केन बन रहा है। तो ये चीजें आपको दोनों ही केस में याद रखनी है, जब अपन बात कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की और जब अपन बात कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की। मान लो इसका क्वेश्चन मैंने ले लिया, CH3CH2Cl, ठीक है। ये कैसा है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री के केस में अगर आपने SBH डाला तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। मान लो आपने क्या करा, यहाँ पर 2nd डिग्री ले लिया या फिर 3rd डिग्री ले लिया, ठीक है। Cl ले लिया, 3 डिग्री ले लिया, सेम ले लेते हैं, SBH डाला, क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर आपको मिलेगा H, ठीक है। सिंपल सा क्या मिल गया, RH मिल गया, कोई एल्कीन नहीं मिली। तो यही याद रखने की चीज थी, इसीलिए मैंने इनको अलग से समझा दिया। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि होने वाली है रिएक्शन विथ हेलो एल्केन्स विथ Na। मतलब अपन दोबारा एक मेटल ही ले रहे हैं, पर यहाँ पर इस रिएक्शन को बोल देते हैं वुड्स रिएक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो नेम रिएक्शन अपन पढ़ते जा रहे हैं ना, सबको याद रखना बच्चों, वुड्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, RX था, इसमें आपने सोडियम डाला और साथ ही में क्या करा, एक और RX डाला, मतलब 2 RX लेने हैं, ठीक है। और 2 RX में आपने Na डाला और ड्राई ईथर डाला। अच्छा, सभी को एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने GOC पढ़ाई थी, तब मैंने एक चीज पढ़ाई थी
कि जो आपके होमोलिटिक क्लीवेज होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, पढ़ाया था, ठीक है। मैंने ये भी पढ़ाया था कि होमोलिटिक क्लीवेज में कौन से सॉल्वेंट्स यूज करते हैं और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में कौन से सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। जब आप पोलर सॉल्वेंट्स लोगे तो आपके कैटायन और अनायन बन रहे थे, जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लोगे तो क्या बन रहे थे, रेडिकल्स बन रहे थे। और ये कैसा सॉल्वेंट है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ड्राई ईथर। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। इस तरीके से होमोलिटिक क्लीवेज होगा और दो आर रेडिकल्स बन जाएंगे और ये आर रेडिकल्स मिलकर क्या करेंगे, आर आर का फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब आपको यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं आरएक्स के, उनके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पर भी रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर भी रेडिकल बन जाएगा। जो दो आर रेडिकल्स है वो क्या कर देंगे, आर और आर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी वुड्स रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो आइए इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, जो इसका यहाँ पर आप सोडियम लेते हो ना, ये क्या करता है, हीट करता है और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब आपने क्या करा, जो आरएक्स लिया था, आरएक्स के अंदर जैसे ही आपने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा और आर रेडिकल बन जाएगा और साथ ही में एक्स रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, दो आर एक्स लेंगे तो बनेगा जो दो आर रेडिकल बनेगा और 2x बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये दो आर रेडिकल्स हैं ये क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे ऐसे, आर रेडिकल और आर रेडिकल दोनों में यहाँ पर रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, दो आर रेडिकल और दो आर रेडिकल से एक आर आर जो अपन को चाहिए था, एक एल्केन बन जाएगा। आर आर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ही होगा। अब क्या होगा, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन था ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था ये इस एक्स रेडिकल के पास जाता है और एक्स माइनस बना देता है। अब अपने पास एक प्लस भी हो गया, एक माइनस भी हो गया। ये माइनस बना था और ये क्या था, प्लस बना था। तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस यहाँ पर रिएक्शन करके यहाँ पर NaX बना देते हैं। आपका एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है और साथ ही में एल्केन बन जाता है। और ये इसका पूरा क्या है बच्चों, मैकेनिज्म है। तो यहाँ से समझ में आ गया क्या होता है। आइए ऐसा करते हैं, इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो है कि यहां पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको पता चली वो यहां पर ये थी कि फ्री रेडिकल के साथ में यहां पर भी क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टीरिक हिंड्रेंस के। मतलब यहां पर भी स्टीरिक हिंड्रेंस काम करती है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज कि यहाँ पर भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टीरिक हिंड्रेंस के, जैसे भी एग्जाम्पल समझाऊंगी अपने आप क्लियर भी हो जाएगा स्टीरिक हिंड्रेंस की क्यों बात कर रही हूँ। और यहाँ पर बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR वो इंट्रामोलिक्यूलर की ज्यादा होगी इंटर से। अब ये क्या नई चीज आ गई, इंटर क्या चीज है मैम ये, तो आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल कराऊंगी और फिर ये इंटर और इंट्रा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इंट्रा और इंटर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया CH3CH2, ठीक है, X, इसके मैंने यहां पर क्या कर दिया, 2 मोल ले लिया और इसको मैंने अंदर डाला है Na और ड्राई ईथर के। अब यहां पर क्या हो सकता है बच्चों, 2 केसेस हो सकते हैं। 2 केस कैसे होंगे आइए समझाती हूं। यहां पर क्या होगा, या तो एक जो अपना प्रोडक्ट बने वो बने कॉम्बिनेशन से। जब रिएक्शन में क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है। कॉम्बिनेशन सबको पता है, ठीक है, क्या होता है जब 2 चीजें कंबाइन होकर न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं। और या फिर वो बने डिस्प्रपोर्शन से। आइए इन दोनों, डिस्प्रपोर्शनेट भी सबको समझ में आता है, डिस्प्रपोर्शन होना, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं एक बार इसके एग्जाम्पल से। जैसे मान लो इस केस में क्या होगा, CH3CH2 रेडिकल बना है,
ठीक है, और यहां पर भी क्या है, CH2 और CH3 रेडिकल बना है। तो क्या करूंगी, दोनों को सिंपली कंबाइन कर लूंगी और कंबाइन बन करके जो आपका बन जाएगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। और जो ये कॉम्बिनेशन वाला केस है ये अपन को समझ में आ गया कैसे बना। अब बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट की। डिस्प्रोपोर्शनेट में मान लो मैंने एक बार तो वही रेडिकल ले लिया और एक बार मैंने क्या करा, इसको ऐसे करके लिख लिया, रेडिकल यहां पर है और यहां पर H लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, इस केस में ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, मतलब यहां से भी दोबारा होमोलिसिस होगा, एक रेडिकल बनेगा एक रेडिकल बनेगा, ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और मिलके बना देंगे यहाँ पर CH3 और CH2H रेडिकल है मतलब CH3 बना देंगे। और अगर ये रेडिकल जुड़ेंगे आपस में, ये वाला और ये वाला, तो क्या बना देगा, एक एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, CH2 एल्कीन बन गया। क्या बात है। और यहाँ पर जो कंडीशंस है कि ये कब बनेगा, कब कॉम्बिनेशन होगा और कब डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जो आपका अल्काइल हैलाइड है। इसीलिए मैं स्टीरिक हिंड्रेंस का केस बता रही थी कि अगर 1 डिग्री RX होगा या फिर आपका 2 डिग्री RX होगा तो उस केस में जो कॉम्बिनेशंस होंगे, और अगर आपका 3 डिग्री RX है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला केस हो गया कि 1 डिग्री 2 डिग्री में तो सिंपल चीज हो रही थी, 3 डिग्री में वहां पर भी एल्कीन बन रहा था, यहाँ पर एल्कीन भी बन रहा है मगर साथ में देख लो एल्केन भी बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एल्केन को छोड़ दिया, वुड्स रिएक्शन में एल्केन तो हमेशा बनेगा ही सही, साथ ही में आपको एल्कीन भी मिल गई। तो ये चीज याद रखनी है। इसी को मैं बोल रही थी, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेट दो चीज हो सकती है और ये आपको क्वेश्चन से समझ में भी आ गई। अब जो मैं यहाँ पर बात कर रही थी, यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, वो है सिंपल केस भी हो सकता है और एक आपका मिक्स्ड केस भी हो सकता है। आइए इसको समझते हैं। एक तो है सिंपल केस और एक है आपका मिक्स्ड केस। अब सिंपल केस में क्या होगा बच्चों, जब आप जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हो ना वो सेम हो, मान लो आपने 2RX लिया तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर मैम होमोलिटिक क्लीवेज होगा Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और जो सिंपली अपन को कंपाउंड मिलेगा वो R और R मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो R लिए है वो सेम लिए हैं, तो R और रेडिकल बन गए और रेडिकल से आपको क्या मिल गया, R और R यहाँ पर एल्केन बन गया। मगर यहाँ पर मान लो मैंने ऐसा करा कि दो जो रेडिकल्स थे वो सेम नहीं लिए, 2RX डिफरेंट ले लिए। मान लो एक R1X ले लिया, एक R2X ले लिया। अब जो मैंने दोनों R ग्रुप लिए हैं वो डिफरेंट लिए हैं और इस केस में मैंने क्या करा, वही Na और ड्राई ईथर बनाया। अब Na और ड्राई ईथर में क्या कॉम्बिनेशन इसके पॉसिबल है वो देखने हैं। अब यहाँ पर रेडिकल कितने बने होंगे, 3 तरीके के बने होंगे। एक तो R1 रेडिकल होगा, एक R2 रेडिकल होगा। अब इन दोनों रेडिकल से तीन पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, या तो R1 बन जाए, ठीक है, या फिर R1 R2 बन जाए, या फिर क्या हो, R2 बन जाए। तो आपको समझ में आया सिंपल केस में क्या हो रहा था, जब आप एक तरह का ओनली 1 टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड ले रहे हो, जब एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड ले रहे हो और यहां पर क्या कर रहे हो, अल्काइल हैलाइड नहीं, इसको आप ये बोलो डिफरेंट 1 टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, 1 टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, और इस केस में क्या कर रहे हो, 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। तो समझ में आ गया किस तरीके से केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। अब यहां पर जो मैं बात कर रही थी, जब मैंने आपको पॉइंट भी लिखाया था इंटर और इंट्रा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर इंटर और इंट्रा का केस कौन सा होगा बच्चों, तो यहां पर एक तो होगा इंट्रामोलिक्यूलर और एक होगा आपका इंटरमोलिक्यूलर। इसको आप इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स बोल दो और इसको आप क्या बोल दोगे, इंटरमोलिक्यूलर वुड्स। ठीक है, इंट्रा वाला केस कैसा होगा, जब वहां पर जो आपको हैलाइड दे रखे हो वो कौन सी पोजीशन पे हो बच्चों, 1 और 2 पोजीशन पे हो। 1 और 2 पोजीशन का मतलब क्या है, मान लो आपको यहां पर दिया CH3 CH2 और दोनों पे X लगा दिया। इंटर कंपाउंड के अंदर ही दो आपको क्या दे दिए, X दे दिए। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर क्लीवेज करके यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा
और यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपल सी आपको एल्कीन मिल जाएगी, CH3 CH2 CH2 एल्कीन मिल गई। मगर मान लो जो मैंने यहाँ पर केस लिया है इंटर वाला, मतलब जो हैलाइड है वो 1,3 या फिर हो सकता है 1,4 या फिर हो सकता है एंड 1,5 पे हो, तब क्या क्या हो सकता है केसेस। मान लो मैंने 1,3 पे ले लिया, तो मान लो यहाँ पर एक CH2X लिया, एक CH2X लिया, यहाँ पर बीच में एक CH2 आया और यहाँ पर भी एक CH2X लिया। मतलब इनकी पोजीशन क्या है वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर 1-2 पोजीशन थी और यहाँ पर क्या है 1 और 3 पोजीशन है। अब 1 और 3 पोजीशन में क्या करोगे, वही चीज क्या करोगे, रेडिकल बनाओगे, रेडिकल बना, रेडिकल बना, रेडिकल बना, रेडिकल बना। अब ये रेडिकल 1 वाला रेडिकल जब 3 से मिलेगा तो वहां पर बन जाएगी एक साइक्लो प्रोपेन की रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो देखो 2 डिफरेंट केस हो गए, इंट्रा का केस और इंटर का केस, ठीक है। और यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है वो होती है इंट्रामोलिक्यूलर की। किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन की। आइए अब ऐसा करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो आपने एक तरफ ले लिया CH3X और एक तरफ ले लिया CH3 CH2X और मैंने इसके अंदर बोल दिया आपको डालो Na एंड ड्राई ईथर। मतलब सिंपल से आपको क्या करना है, वुड्स करवाना है। अगर कहीं पर भी RX दिख जाए और Na और ड्राई ईथर दिख जाए मतलब वुड्स ही करवाना है, नॉर्मल सी बात है। अब वुड्स होगा तो इसके 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं। अब वो जो 3 पॉसिबल केस बनेंगे वो मैंने आपको बता भी दिए थे, आइए इसमें समझते हैं। एक बार तो जो CH3 है CH3 बन जाएगा, ठीक है। एक बार क्या होगा CH3 CH2 और CH2 CH3 बन जाएगा और एक बार जो आपका केस बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और CH3। मतलब 3 तरीके के आपको यहाँ पर एल्केन मिल गए। मतलब देखो यहाँ पर आपको किस तरीके के एल्केन मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केन मिल रहे हैं। एक तो सिंपल मिल गया, एक 3 कार्बन वाला और एक यहाँ पर 4 कार्बन वाला एल्केन मिल गया। मान लो मैंने एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लिया और एक और एग्जाम्पल में मैंने क्या करा, यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड रिंग ली और यहाँ पर एक RX ले लिया, सिंपली इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो यहाँ पर अपन को पता है क्या होगा, जो इस केस में भी हुआ होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये टूटा होगा, रेडिकल रेडिकल बना होगा, ये टूटा होगा, रेडिकल रेडिकल बना होगा, इधर भी ये टूटेगा, रेडिकल और रेडिकल बनेगा। और इस रेडिकल और रेडिकल से जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पर भी 4 मेंबर्ड रिंग पे रेडिकल है और यहाँ पर भी एक 4 मेंबर्ड रिंग पे रेडिकल होगा। दोनों जब मिलेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, इस तरीके का आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा। आ गया समझ में कैसे बन रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जो अपन 1, 2, 1, 3 वाली पोजीशन की बात कर रहे थे उसका ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक Cl लगा दिया और मान लो यहाँ पर एक Cl लगा दिया। अब क्या करोगे, करना तो मैम वही है, कहीं पर भी डिफरेंट चीज नहीं हो रही है, सेम ही चीज हो रही है। टूटेगा रेडिकल रेडिकल बनेगा, यहाँ पर भी टूटेगा बॉन्ड और रेडिकल रेडिकल बनेगा। और सिंपली यहाँ पर आपको एक 4 कार्बन वाली जो साइक्लिक रिंग है उसमें एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर इसके बॉन्ड्स बनते हैं। अब यहाँ पर अपन को एक और चीज समझ में आ रही है कि जब भी वुड्स बन रहा है तो वुड्स में क्या हो रहा है ना, सिमेट्रिकल एल्केन बन रहे हैं आपको। किस तरीके, सेम तरीके के सिमेट्रिकल एल्केन तो हमेशा हर केस में मिल रहे हैं। तो अपन इसके पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, वुड्स रिएक्शन गिव सिमेट्रिकल एल्केन। सेम तरीके के एल्केन्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। और वुड्स को अपन ने पूरा कंप्लीट तरीके से समझ लिया, वुड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, कॉम्बिनेशन डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे हो सकता है ये भी समझ लिया, साथ ही में सिंपल केस मिक्स्ड केस कैसे बन सकता है, इंट्रा और इंटर कैसे हो सकता है, और साथ ही में क्वेश्चंस को भी समझ लिया। तो पूरा अपन को वुड्स समझ में आ गया। अब वुड्स से ही मिलता जुलता होता है आपका फिटिग रिएक्शन। बस फिटिग में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अराइल हैलाइड यूज कर रहे हो। मतलब एक एरोमेटिक रिंग के साथ में आपने कोई हैलाइड ले लिया और उससे ये रिएक्शन करवा दी, बन वही सेम चीज रही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल रेडिकल बनेगा, और ये जो रेडिकल है, ये जो यहाँ पर आपका रेडिकल है, ये क्या हुआ होगा, ये यहाँ पर जो आपका रेडिकल है और इस केस में भी जो आपका रेडिकल है, इन दोनों में यहाँ पर कपलिंग हुई है और साथ ही में आपको क्या मिल गया, R और R मिल गया। मतलब वही केस है। अगर वो अराइल हैलाइड में हो जाए तो अराइल हैलाइड के केस में उसको क्या बोल देंगे, फिटिंग।
और अगर वो एल्काइल हैलाइड में हो रही है तो क्या बोल देंगे, वुड्स रिएक्शन। अब एक केस आता है मैम अगर दोनों साथ में आ जाए तो तब क्या करोगे, तब उसको बोल देंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बोल देंगे, वुड्स और फिटिग रिएक्शन। यहां पर देखो अब क्या करा, यहां पर दो तरह की क्या, दो मॉलिक्यूल्स लेते हो आप, तो दो मॉलिक्यूल्स में एक अराइल ले लिया, अराइल हैलाइड ले लिया, और एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब क्या मिलेगा, अब आपको क्या मिला, सिंपल सी जो आपकी चेन थी उसमें आपको आर मिल गया। और ये वाले कैसे केस हो गए बच्चों, यहां पर देखो आप तीन पॉसिबल केस बन चुके हैं इसके, मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, मिक्स्ड केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मिक्स्ड केस बना है, तीन इसके सिंपल केस हो सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी करवा दूंगी मैं। मान लो आपने क्या करा, यहाँ पर Cl लिया और यहाँ पर एक आपने CH3Cl लिया, ठीक है। अब क्या करा आपने, वही यहाँ पर Na और ड्राई ईथर डाला, और इस केस में जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, एक तो आपको वही बेंजीन की रिंग मिल जाएगी, तीन पॉसिबल केस हो सकते हैं, एक आपको CH3 मिल जाएगा, और एक जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो है बच्चों आपका टोलनीन। क्या मिल जाएगा, टोलीन मिल जाएगा। और टोलीन में क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर चेन है सिंपल 6 कार्बन की, उसमें एक CH3 मिल जाएगा, तो क्या बोलते हैं, टोलीन। तो टोलीन भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पर पूरा समझ जाते हैं। अब क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि जो एल्केन, जब अपन अराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं या फिर अपन सिंपल जब एल्केन बना रहेंगे साइक्लिक एल्केन, तो वो भी आपको समझ में आ गया कैसे बन रहे हैं, फिटिक से बन रहे हैं और वुड्स फिटिक से, दोनों चीजें बन रही हैं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आप इसको बोल सकते हो सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अपन यूज करेंगे, और यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इसका डी कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बच्चों, इस प्रोसेस में करवा रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन। जब भी अपन क्या करते हैं, COOH से एक CO2 ग्रुप का निकालते हैं, तो उस CO2 ग्रुप के निकलने को ही डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। यहां से क्या करोगे, इस CO2 को निकाल दोगे, और इस CO2 को निकालने से यहाँ पर क्या होगा, वही रेडिकल बन रहा होगा, और रेडिकल के बनने से यहाँ पर क्या है, RR मिल गया। मतलब इस केस में भी यहाँ पर क्लीवेज हो रहा होगा, और रेडिकल्स मिलके यहाँ पर बना रहे होंगे आपका RRLK। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही देखे जाए तो Na जो आपका वुड्स रिएक्शन थी वैसे ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होगा। इसके मैकेनिज्म को एक बार समझ लेते हैं। तो बच्चों आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि ये एक क्या होंगे, एक इस तरीके से एक बीकर में होंगे, एक तरफ कैथोड होगा, एनोड होगा, और इस तरीके से पूरी रिएक्शंस आपकी हो रही होगी वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का जनरल मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। तो वो वैसे भी आप पढ़ोगे, पर थोड़ा बहुत जनरल में बता दूंगी आपको, तो ये आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन समझते हैं इसको मैकेनिज्म को। अब मैकेनिज्म के लिए सबसे पहली चीज तो अपन को पता होना चाहिए, जो अपना बेसिक चीज हो रही थी, पहले उसको लिख लेते हैं और फिर मैं मैकेनिज्म को बताऊंगी। यहाँ पर आपने मान लो COONA की जगह मैंने COOK ले लिया, मतलब पोटेशियम ले लिया सोडियम की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने जनरल सी चीज देखी कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, होमोलिसिस हो रहा होगा, तो COO- बन रहा होगा, और यहाँ पर CO- तो अपन कैथोड एनोड में बनाएंगे। यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो कि यहाँ पर RR रेडिकल इससे बन जाएगा, और साथ ही में CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, और साथ में आपका KOH बन जाएगा। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। अगर मैं इसको मैकेनिज्म में देखूं, इसके मैकेनिज्म को देखूं, तो बच्चों मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं तो कैथोड पे अलग होगा, एनोड पे अलग होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म में देखती हूँ, जो आपका RCOK होता है बच्चों, ये यहाँ पर क्या होता है, RCOO- और K+ में टूट जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालोगे, ये इसमें इसके अंदर टूट जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे। और एक जो आपका H2O है, जो ऑलरेडी वाटर आप सॉल्वेंट ले रहे हो, वो आपका H+ और OH- में टूट जाएगा। ये दो चीजें यहाँ पर होगी कि RCOK जो है वो RCO- और K+ बना लेगा, और जो H2O है उससे H+ और OH- बन जाएंगे। अब एक बात बताओ, एक चीज बता दो, जो एनोड होता है ना, एनोड, उस पे एनायंस आते हैं। ए से याद रखो, एनोड पे एनायंस, और जो कैथोड होता है उस पे क्या होते हैं, केटायंस आते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ए से क्या होगा,
एनोड एनायन और सी से कैथोड केटायन। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पर जो अपना एनायन है वो ये है, तो ये यहाँ पर क्या है, एनोड पे जाएगा। तो अगर मैं बात करूं एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, अगर उसकी बात करूं तो एनोड पे क्या हुआ होगा बच्चों, ये जो आपका RCO माइनस है ये यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है और यहाँ पर ये CO यहाँ पर क्या बन जाता है, रेडिकल बना लेते हैं, और फिर ये अगेन यहाँ पर रेडिकल बनाकर R रेडिकल बना देता है, जो कि यहाँ पर मान लो इसके टू मॉलिक्यूल्स लिए हैं सब जगह, 2R मिलके यहाँ पर क्या बना लेते हैं, सिंपल एक एल्केन बना लेते हैं। तो ये होता है आपके एनोड का प्रोसेस जहां पर एल्केन बन जाता है, और ये वाला जो केस है इससे क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड पे क्या हुआ होगा। तो अगर कैथोड की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, कैथोड पे केटायन जाता है, केटायन क्या है आपका H+, तो ये आपका जाएगा कैथोड पे। अब कैथोड पे जैसे ही ये OH माइनस गया, सॉरी H+ गया, ये क्या करेगा, 2H+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर, तो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का इसने गेन करा है और यहां से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है, एट एनोड क्या हो रहा है, एट कैथोड क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, केटायन एनायंस बनाओगे, और केटायन एनायन बनाने के बाद एनोड पे फ्री रेडिकल बना दिया जिससे एल्केन मिल गया और CO2 मिल गया, कैथोड पे क्या मिल गई, आपकी H2 गैस मिल गई। अब इन्हीं पॉइंट्स को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। वो पॉइंट्स क्या है जो अपन ने यहाँ से इस रिएक्शन से समझे हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे बच्चों। सबसे पहली चीज तो हो जाएगी एल्केन एंड CO2 रिलीज एट कैथोड। कहां पर रिलीज हुए हैं ये, कैथोड पे, सॉरी एनोड पे, रिलीज एट एनोड। रिएक्शन देखी थी अभी अपन ने, एनोड पे रिलीज हुए थे। ठीक है, और जो आपका H2 गैस है इज रिलीज्ड एट कैथोड। ठीक है, ये बात सबको पता है ना, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, ये सब आप उस टाइम पे पढ़ लोगे, यहाँ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक और चीज देखो, जब आपका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो रिएक्शन में क्या बच गए, ये दोनों चीज K+ और OH माइनस, क्या बनाएंगे, KOH। KOH क्या होता है, एक बेस होता है। मतलब अपन यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन और द सोल्यूशन, रिएक्शन नहीं, क्या बोलोगे इसको, सोल्यूशन, द सोल्यूशन बिकम बेसिक। रिएक्शन होने के बाद जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है, उसमें KOH बचता है, तो उसी की वजह से ये यहाँ पर बेसिक हो जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपन ने लिख लिए जो अपन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्कस करते हैं। अब जब तक क्वेश्चन और मैकेनिज्म पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि अपन क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो क्वेश्चन में मान लो आपने ले लिया, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ले लिया, मान लो आपने यहाँ पर ले लिया ये, और यहाँ पर मैंने COO आपको दे दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, यहां से बॉन्ड तोड़ोगे और रेडिकल। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन में मान लो आपने यहाँ पर COO ले लिया। अब क्या कर रहे थे अपन, वही कर रहे थे कि अपन क्या कर रहे थे, यहाँ से इस रेडिकल के R पे क्या कर रहे थे, क्लीवेज करवा रहे थे, और यहाँ पर रेडिकल बना देंगे, यहाँ रेडिकल बना देंगे। तो ये तो पूरा क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो ये रेडिकल मिलेगा, ये रेडिकल यहाँ पर, ये रेडिकल मिलेगा और एक और ये रेडिकल बनेगा, इसका 2 मोल्स लेंगे यहाँ पर। तो फिर इससे जो मिलके बन जाएगा अपन को, जो वुड्स में मिल रहा था, ऐसा कुछ कंपाउंड मिल जाएगा। 4 मेंबर्ड रिंग और बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। मान लो आपने यहाँ पर इस तरह का कोई कंपाउंड ले लिया, COONA और COONA। इस केस में मैंने यहाँ पर आपको क्या दे दिया, वही कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा रही हूँ। यहाँ पर भी कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पर भी कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, बात तो सब जगह सेम ही होगी। यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल बनेंगे, और इससे आपको मिल जाएगा एक एल्कीन। क्या मिल जाएगा, एल्कीन।
और साथ ही में जो CO2 रिलीज होगा वो तो रिलीज हो ही जाएगा। अगर ऐसा ही केस मैं एल्काइन के लिए करना चाहूं तो मान लो मैंने सेम केस ले लिया और बस यहाँ पर क्या करा, ऑलरेडी एल्केन लिया था, इस केस में एल्कीन ले ली, और अब अगर मैं कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं तो जो मुझे मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल्काइन। क्या मिलेगा, एल्काइन। ठीक है बच्चों, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है, आइए उसको अपन अलग ही उस पे स्लाइड पे समझते हैं, और इसको बहुत बार 5 स्टार लगा देना इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट केस बन सकता है इसका, ये 5 स्टार क्वेश्चन आप लगा देना। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ना मान लो आपने इस तरह का कोई कंपाउंड लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने लगा दिया COOK, इधर भी लगा दिया COOK, और इस केस में भी लगा दिया COOK। इसका मतलब है जो यहाँ पर रेडिकल्स बन रहे हैं वो रेडिकल क्या बन रहा है, एक तो यहाँ पर बन सकता है 1 पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे, और एक 5 पोजीशन पे। तो अब इसके अंदर जो केस बनेगा वो तो इंट्रा वाला ही बनेगा। कैसा बन रहा है, ये इंट्रामोलिक्यूलर हो रहा है। अब इंट्रामोलिक्यूलर में यहाँ पर 2 केसेस पॉसिबल है, या तो मैं इस रेडिकल को इस रेडिकल से जोड़ू जिससे कि एक 3 मेंबर्ड रिंग बने, ठीक है, या फिर मैं जो 1 रेडिकल है उसको 5 रेडिकल से जोड़ूं जिससे कि मेरी क्या हो, 5 मेंबर्ड रिंग बने। और अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अपन ने जीओसी पढ़ रखी है, अपन को पता है जो आपकी रिंग स्टेबल होगी वो कौन सी होगी, 5 मेंबर्ड। तो इसीलिए इस केस में जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो ऐसा 5 मेंबर्ड रिंग वाला ही कंपाउंड मिलेगा। तो ये चीज याद रखना, जब भी आप यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर करोगे और रिंग का फॉर्मेशन करोगे तो हमेशा एक स्टेबल रिंग ही बनाना। इसलिए मैंने बोला था कि ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 3 मेंबर्ड बनाओ या 5 मेंबर्ड बनाओ, मगर 5 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए अपन 5 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जो आपका ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का केस है, इसमें क्या होता है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम विल गिव एल्कीन। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर भी सेम हो रहा है, हो तो डीकार्बोक्सिलेशन ही हो रहा है, CO2 ही निकलेगी, मतलब यहाँ पर भी क्या करोगे आप, सोडियम सोल्ट ही लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। मगर यहाँ पर क्या लिख रखा है, सोडा लाइम, मतलब यहाँ पर आप मिक्सचर लेते हो NaOH प्लस CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, इसका क्या करते हो, मिक्सचर लेते हो, और इस मिक्सचर को जब आप डालते हो रिएक्शन के अंदर तो आप इसको बोल देते हो सोडा लाइम, और इसमें आप हीट करते हो और साथ ही में आप H2O यहाँ पर डालते हो। अब क्या होगा बच्चों, जैसे आप यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, RCOO माइनस फॉर्म हो जाएगा, और ये माइनस क्या करेगा, जो आप H2O लेते हो उसके H प्लस के साथ, H2O में क्या होगा, H प्लस होगा, तो इस H प्लस के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बना लेगा, RH बना देगा। अब बात करते हैं बच्चों सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का। सेम केस है, डीकार्बोक्सिलेशन ही हो रहा है, यहाँ पर भी आप सोडियम सोल्ट ही लोगे। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी सोडियम सोल्ट ही ले रहे हो, और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर सोडा लाइम ले रहे हो। सोडा लाइम क्या होता है, CaO प्लस NaOH, इसका मिक्सचर होता है बच्चों, और इसी को बोल देते हो आप सोडा लाइम। क्या होता है सोडा लाइम, NaOH और CaO का मिक्सचर, जिसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ NaO और CaO, उल्टा बोल रही हूँ, CaO प्लस NaOH का मिक्सचर, क्विक लाइम, और साथ ही में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों का नाम होता है, एक का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक को क्या है, एक का नाम है क्विक लाइम, तो दोनों से मिलाकर बन जाता है सोडा लाइम। ठीक है, और इसके मिक्सचर के साथ में आप हीट करते हो और H2O यहाँ पर डालते हो। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है ना, यही समझा देती हूँ। मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, यहाँ से क्या होता है ना, इससे क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है, RCOO माइनस बनता है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगी इसको अगेन हीट करने पे, और साथ ही में R पे माइनस छूट जाएगा। R यहाँ पर माइनस, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट, याद रखना क्या बनेगा, कार्बनायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कार्बनायन इज फॉर्म्ड। ठीक है, कार्बनायन बन गया। कार्बनायन में क्या करोगे, यहाँ पर H2O डाला, H2O में H प्लस होता है, ये क्या कर देगा, RH बना देगा। क्या बना दिया,
RH बना दिया, तो यही बन रहा है, यहाँ पर RH बन जाएगा और साथ ही में आपका यहाँ पर Ne2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आया यहाँ पर, वहां पर क्या हो रहा था, डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहे थे कोलबे में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा था। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आइए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझ लो क्या होता है, ये RMgX, कहीं पर भी ये दिख जाए ना RMgX, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, तो RX वही लोगे, यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड, Mg लोगे और Mg में ड्राई ईथर डालोगे तो इससे RMgX बन जाएगा। तो ये तो हो गई प्रिपरेशन जब अपन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो CH3Br लिया, Mg डाल दिया, CH3MgBr आ गया। यहाँ पर भी क्या लिया, RX लिया था, RX का क्या कर दिया, यहाँ पर Mg के साथ रिएक्शन कर दिया और RMgBr बन गया। तो ये तो सिर्फ प्रिपरेशन बता रही हूँ इस रिएजेंट की, कि रिएजेंट की प्रिपरेशन कैसे होगी। ये तो बात हो गई कि रिएक्शन की कैसे आपने रिएक्शन को, की जो रिएजेंट था वो कैसे बनाया, इसकी बात होगी। रिएक्शन होती क्या है, जब अपन यहाँ पर रिएक्शन करते हैं RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो इसमें क्या होता है बच्चों, RMgX के अंदर आप H2O डाल दिया, मान लो आपने H2O डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर H2O में आपको पता है क्या होता है, H प्लस होता है और यहाँ पर OH माइनस आयन होता है। इसमें भी देखोगे तो जो R होता है ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो माइनस किसके पास जाएगा, RH के पास चल जाएगा और RH फॉर्म हो जाएगा, और जो MgX है वो क्या बना देगा, MgOH, ये बन जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, ग्रिग्नार्ड को जब लोगे तो उसके अंदर कोई सा भी H प्लस का सोर्स डालोगे तो वो H प्लस का सोर्स क्या करेगा, वहां से H प्लस लेकर यहाँ पर एक एल्केन बना देगा। ये करता है ग्रिग्नार्ड। मान लो आपने कोई ग्रिग्नार्ड ले लिया, यहाँ पर RMgX, इसमें कुछ भी डाल दो, कोई सा भी H प्लस का सोर्स डाल दो। मान लो आपने यहाँ पर डाल दिया H2O, एक तो H2 वाला केस तो अपन ने पढ़ ही लिया, और मान लो आपने यहाँ पर डाल दिया NH3। NH3 में भी क्या कर रहा है, NH3 भी आपको क्या कर रहा है बच्चों, H प्लस का सोर्स दे रहा है। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई डाल दिया एसिड, है ना, और मान लो यहाँ पर आपने डाल दिया अल्कोहल। जहां पर भी आपको H प्लस का सोर्स मिले सेम ही चीज बनेगी। RH बन रहा है, इधर भी RH बन रहा है, ये MgOH तो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है अपन को। यहाँ पर भी RH बनेगा, यहाँ पर भी RH बनेगा। मतलब सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि H प्लस का कोई सोर्स मिल जाए और वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, वहां पर एल्केन बना के आ जाना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द H प्लस सोर्स हमेशा क्या देगा आपको, एल्केन ही बनाकर देगा। तो इस चीज को याद रखना। ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है ये अपन ने देख लिया, और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन क्या होती है, किसी भी H प्लस सोर्स के साथ छोड़ दो, वहां पर एल्केन बनाकर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि होगी जब अपन किसी मेटेलिक कार्बाइड को लेंगे। और ये रिएक्शंस आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। मेटेलिक कार्बाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे, मतलब मान लो आपने क्या करा, CH4 कैन बी ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ BE एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड। मतलब यहाँ पर आपने क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। कैसे बनाया, एल्यूमिनियम कार्बाइड से, और यहाँ पर बेरिलियम का कार्बाइड ले लिया। दोनों का सिर्फ क्या करवाया है, हाइड्रोलिसिस, वाटर में डाल के हीट करा है, और यहाँ पर क्या बन गया आपका, CH4 बन गया, और यहाँ पर भी CH4 बन गया। यहाँ से एल्काइन भी मिल जाती है। एल्काइन कब मिलेगी, जब आप यहाँ पर लोगे कैल्शियम का कार्बाइड CaCa2 लोगे, प्लस यहाँ पर आपने कुछ H2O डाला और उसको हीट करा, हाइड्रोलिसिस करवाया, तो यहाँ पर आपको C एल्काइन मिल जाएगी। मतलब यहां से आप सिर्फ एल्कीन का नहीं, एल्काइन का भी प्रिपरेशन यहां से कार्बाइड से बन सकता है। एक और आपकी कार्बाइड होती है बच्चों, जो मैग्नीशियम की कार्बाइड होती है। आइए अब पढ़ते हैं अपना मेटल कार्बाइड से जो अपन एल्केन बना सकते हैं। आप यहाँ पर दो तरह के मेटल कार्बाइड से CH4 जैसा कि एल्केन बना सकते हैं, वो है एल्यूमिनियम की कार्बाइड और बेरिलियम की कार्बाइड। जब आप Al4C3 या Be2C लेते हो तो इसमें क्या करते हो, सिर्फ H2O को डालना है, हीट करा तो क्या बन गया आपके पास, एल्केन बनकर आ गया। दोनों ही केस में क्या मिल गया, एल्केन बन गया। अगर यहाँ पर आपने कोई और कार्बाइड ले ली, फॉर एग्जाम्पल आपने कैल्शियम की कार्बाइड ले ली, उसमें आपने H2O
H2O डाला और उसको हीट करा तो यहाँ से आपको अल्काइन भी मिल जाता है और साथ ही में ये आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा कैल्शियम का। मतलब यहाँ से कौन सा केस पॉसिबल है, एल्काइन का भी केस पॉसिबल है। एल्केन तो मिलेगा ही और यहाँ पर एल्काइन भी मिल सकता है। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप मैग्नीशियम की कार्बाइड ले लो तो वहां से भी आपको क्या मिल सकता है बच्चों, एल्काइन मिल सकता है। यहाँ से भी आपको एल्काइन मिल सकता है, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ ही में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। मतलब इनको साथ पढ़ लो तो ज्यादा अच्छी है, वरना तो अपन एल्काइन में पढ़ने ही वाले हैं। पर आपको याद रहना चाहिए कि अपन एल्केन भी बना सकते हैं और एल्काइन भी बना सकते हैं कार्बाइड से। जब अपन बेरिलियम की ले रहे हैं और एल्यूमिनियम की ले रहे हैं तब तो वहां पर एल्केन बन रहा है, जब कैल्शियम की ले रहे हैं और मैग्नीशियम की ले रहे हैं तो एल्काइन बन रहा है। तो ये चीज याद रखनी है। अगर अपन ओवरऑल बात करें तो आज अपन ने एल्केन की प्रिपरेशन को अच्छे से समझा है, कौन कौन सी रिएक्शंस में समझा है। तो सबसे पहले अपन ने एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन करवाया था H2PD से। फिर अपन ने वहां पर पढ़ा था वुड्स रिएक्शन पढ़ा है जिसमें Na और ड्राई ईथर लिया था और RX लिया था। फिर आपने एल्डिहाइड से वहां पर रेड BHI से रिडक्शन करवाया था और वहां पर भी एल्केन बनाया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, ये भी पढ़ा था। इसके बाद क्लेमेंजेन रिडक्शन पढ़ा है, वुल्फ पढ़ा है, मोजिंगो पढ़ा है, ये सारे रिडक्शन आपने पढ़ लिए हैं। और इसके बाद अपन ने कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा है और लास्ट में जो अपन ने पढ़ा है वो कार्बाइड से कैसे अपन एल्केन बना सकते हैं ये भी पढ़ लिया। तो ओवरऑल अपन ने एल्केन कैसे प्रिपेयर होता है ये पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एल्केन के रिएक्शन और उसकी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहीं पर जो अपना चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।